नमस्कार आदाब, मैं शरियासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के आईटी मंत्री केटीआर ने आज केंद्र को एक पत्र लिखा है और राज्य में शहरी विकास के लिए भारी धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया। अपने पत्र में केटीआर ने केंद्र से हैदराबाद सहित शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार को धन आवंटित करने को कहा है। केंद्र को केटीआर का पत्र राष्ट्रीय बजट की तैयारी से पहले आया है। उन्होंने कहा है कि हर बार केंद्र ने फंड आवंटित करने के तेलंगाना के अनुरोध को खारिज कर दिया है। केटीआर ने निराशा व्यक्त की है कि केंद्र तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रहा है और अतिरिक्त ₹1 आवंटित नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस बार केंद्र राज्य को फंड आवंटित करेगा। मंत्री केटीआर ने कहा है कि केंद्र जिस सेक्टर को धन आवंटित करने से इनकार करता है वो भारी विकास देख रहा है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों चुनाव की गणित में लगे हुए हैं। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फायदे की बात की। उनका कहना है कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ किसी खास चेहरे को खड़ा किया जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विपक्षी ताकतों पर स्पष्ट बढ़त मिलेगी। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एकजुट होने की जरूरत है। विपक्ष को सभी 540 संसदीय क्षेत्रों के लिए कड़ी टक्कर देनी चाहिए। अगर विपक्ष का एक भी चेहरा बीजेपी के खिलाफ लड़ता है तो दूसरे को फायदा होगा। अगर ये मोदी बनाम केजरीवाल या राहुल होगा तो पीएम को इसका सीधा फायदा मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 2400 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी के राज्य के दौरे के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य बंडी संजय कुमार और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पीएम करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे और काजीपेट में पीओएच वर्कशॉप के निर्माण के कार्यों का शुभारंभ करेंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री सत्यवती राठौर ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस साल मई में होने वाले 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करेंगे और पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2024 के आम चुनाव के बाद केंद्र में किसान हितैषी सरकार सत्ता में आएगी। जेडीएस के गुलबर्गा जिला अध्यक्ष बलराज शिवगुत्तेधर द्वारा कर्नाटक के कलाबुर्गी में आयोजित एक बैठक में कहा गया है कि केसीआर के अलावा मंत्रियों सहित सभी बीआरएस नेता आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कर्नाटक का दौरा करेंगे और समर्थन में वोट मांगेंगे। हमारा उद्देश्य कर्नाटक में जेडीएस पार्टी को सत्ता में लाना है और एचडी कुमारस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है। तेलंगाना में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने हैं, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,411 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 5 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 7 मरीजों ने इस संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,246 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 54 है। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीआरएस का स्वागत है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये टीआरएस थी, ये एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका मुख्य एजेंडा अलग राज्य था, लेकिन बीआरएस में परिवर्तित होने के बाद पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का दावा करती है। अगर ऐसा है तो आंध्र प्रदेश में बीआरएस के चुनाव लड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकता है। केवल एक चीज ये है कि तेलंगाना और आंध्र के बीच कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बीआरएस क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में ये लोगों को तय करना है कि वो किसे चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भारत की परिवार व्यवस्था का जिक्र किया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि दुनिया पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम कर रही है। भारत दुनिया को उपहार के तौर पर फैमिली सिस्टम दे सकता है। वो नागपुर में आरएसएस से प्रेरित संगठन विश्व मांगल्य सभा के कार्यालय भवन के उद्घाटन के मौके पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। होसबोले ने विश्व मांगल्य सभा विशेषकर इसकी महिला पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति हमेशा धर्म के माध्यम से लोगों के कल्याण और विश्व कल्याण के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सहित हर समाज मातृत्व की रक्षा के बारे में सोच रहा है। दुनिया भर में कई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करने का वादा कर रहे हैं। भारत दुनिया को उपहार के रूप में एक परिवार प्रणाली दे सकता है।
कर्नाटक में बैलगाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में एक लड़का भी घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना राज्य के मांड्या की है। बैलगाड़ी की रेस आयोजित की जा रही थी, जिस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि बैलगाड़ी की रेस के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घायल लड़के को इलाज के लिए मांड्या आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लड़की की हालत गंभीर है। मरने वाले की पहचान नागराजू के रूप में की गई है। वो किलारा गांव का रहने वाला है। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक मांड्या के निकट चिका मांड्या में अंतर्राज्यीय बैलगाड़ी रेस का आयोजन चल रहा था। नागराजू बैलगाड़ी की रेस देखने गया था। इस दौरान बैलगाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसका पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया। पिछले साल दिसंबर में बैलों के जरिए होने वाले खेलों जैसे जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी रेस को तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तमिलनाडु में आज विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने के साथ ही काफी हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ डीएमके के सहयोगी दलों के विधायकों की नारेबाजी के बीच राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपना पारंपरिक संबोधन दिया। विधानसभा सत्र के दौरान एम.के. स्टालिन से भाषण को लेकर विवाद के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को केवल राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को रिकॉर्ड पर लेने और राज्यपाल द्वारा पारंपरिक अभिभाषण में जोड़े गए अंशों को हटाने के लिए कहा था। विधानसभा ने केवल राज्यपाल के मूल भाषण को रिकॉर्ड करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया हो। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ थे और पेरियार, बी.आर. अम्बेडकर, के. कामराज, सी.एन. अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे नेता थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश किया। एम.के. स्टालिन ने प्रस्ताव में कहा है कि राज्यपाल की कार्रवाई संविधान के खिलाफ थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।